गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरी क्लास बीए भाग प्रथम जो नव आगंतुक छात्र छात्राएं हैं उनके लिए है। बीए भाग प्रथम में हमारे दो पुस्तकें चलती हैं। पहली पुस्तक है समाज शास्त्र का परिचय। समाज शास्त्र के इस परिचय में बेसिक रूप से समाज शास्त्र विषय क्या है, इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या समाज शास्त्र को हम विज्ञान मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य देखने का नज़रिया क्या है। इसके अतिरिक्त जो मूलभूत अवधारणाएं हैं जैसे समाज, समुदाय, समाजीकरण, परिस्थिति, भूमिका, इन सब के संदर्भ में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। दूसरी जो पुस्तक है भारतीय समाज, इसके अंदर विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, संस्कृतिकरण जैसी उन अवधारणाओं को छूने का प्रयास किया जाएगा जो हमारे भारतीय जनमानस में संस्था के रूप में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें समाज शास्त्र है क्या। समाज शास्त्र विषय क्या भारत का विषय है या भारत से बाहर से आया है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, समाज शास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं, SOCIOLOGY। ये सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा आप देख सकते हैं। पहला है सोशियस, SOCIAS। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समाज। इसका दूसरा हिस्सा है लोगस, LOGUS। ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है शास्त्र। अगर हम इसको सामूहिक रूप से मिला दें तो एक ऐसा शास्त्र जो किसका अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है। तो बेसिक समाज शास्त्र का अर्थ होगा समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विषय। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि हमें समाज शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, हम समाज शास्त्र क्यों पढ़ें, समाज शास्त्र में ऐसा क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसमें अध्ययन क्या होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, आपको क्लियर हो जाएगा समाज शास्त्र में आखिर होता क्या है। अभी कोविड-19 जो वैश्विक महामारी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं कि सब कुछ, विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दशाएं, सब में परिवर्तन आ चुका है। जो मूल रूप में संचालित व्यवस्थाएं थी उनमें इतना बदलाव आ गया कि आज पूरा विश्व परिवर्तन के बहाव में है। अब इसका जवाब हमें पूछना हो तो हम विषय विशेषज्ञों से पूछेंगे। जैसे चिकित्सा विज्ञान के अधिकारियों से, वैज्ञानिकों से हम ये प्रश्न करेंगे कि भाई ये बीमारी इतना ज़्यादा विशाल रूप क्यों ले रही है, इसका वैक्सीन बनेगा या नहीं बनेगा। तो चिकित्सा विज्ञान या मेडिकल साइंस इसकी जिम्मेदारी उठाएगा। आज देश में व्यापी अर्थव्यवस्था का हम देखते हैं तो इसमें ऐसी गिरती हुई अर्थव्यवस्था चल रही है कि आम आदमी और अमीर के बीच की खाई चौड़ी होती गई है। इसकी जिम्मेदारी संपूर्ण विश्व के अर्थशास्त्री बताएंगे कि इसका कारण क्या है। ठीक इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में कोई हलचल होती है, कोई परिवर्तन होता है, तो हम इसके लिए विधि विशेषज्ञ, राजनीति विज्ञान के प्रणेताओं के पास जाते हैं और वो हमें बताते हैं कि किस तरह ये जो परिवर्तन आया है इसका वास्तविक कारण क्या है। अब प्रश्न उठा कि हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही परंपरा विवाह सदियों से चली आ रही परंपरा है, एक संस्था के रूप में है। अब ये तो हम जान ही गए कि संस्था के अंदर देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव भी आ रहे हैं। पहले जो विवाह का प्रारूप था वो आज नहीं है, आज इंटरकास्ट हो रहा है, प्रचलन में है। और तो और हम कुदरत की बनाई हुई मानव और महिला की इस परिकल्पना से परे जाकर दो समलिंगी यानी दो पुरुष और दो महिलाएं भी आपस में विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा
आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, संबंधों में जीना, संबंधों में रहना। सामान्य शब्दों में बिना विवाह के भी हम साथ रह सकते हैं, कानून इसकी मोहर लगाता है। अब ये क्यों हुआ? ये सदियों से चली आ रही परंपराएं क्यों बदल रही हैं? इसके पीछे ठोस कारण क्या है? इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब देगा समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाला विद्वान, जिसे हम समाजशास्त्री कह सकते हैं। अब ये समाजशास्त्री जो अध्ययन करते हैं वो समाज का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठा कि समाज क्या है? क्या ये जो भीड़ समाज के अंदर, हम जो सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, जादूगर खेल दिखा रहा, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या यह समाज है? क्या समाज कोई नई संरचना है? हमारे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर समाज क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आप स्पष्ट कर लें, समाज दिखाई नहीं देता है। आपको सुन के आश्चर्य हुआ होगा कि समाज दिखाई नहीं देता, तो फिर ये क्या है जिसे हम देख रहे हैं? ये समाज नहीं है, क्योंकि समाज संबंधों का जाल है, ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन लाइक दिस सोसाइटी। और ये विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, उस पर हम अगले चरण में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये मानना है कि समाज शास्त्र में समाज का जो शास्त्र है इसमें अध्ययन होता है और समाज दिखाई नहीं देता। अब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसको हम बोलते हैं अमूर्त, यानी एक ऐसी अवधारणा जो दिखाई नहीं दे रही है। अगर इसको हम तोड़ें तो मूर्त का मतलब दिखाई देना और अमूर्त का मतलब दिखाई नहीं देना। अब जो हमारे संबंध होते हैं इनको हम हमारी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं। प्रश्न उठता है, जब संबंध हम देख नहीं सकते, फिर इनके द्वारा हम व्यवहार कैसे करेंगे? क्या ये चीज़ें हमारे जीवन में नई अवधारणाओं को जन्म देगी? तो इसका जवाब ये है कि ये संबंध पूरे टिके होते हैं अंतःक्रियाओं के आधार पर। अब एक नया शब्द आ गया, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया क्या है? अंतःक्रिया अलग अलग दो व्यक्ति हैं, इनके मध्य परस्पर विचारों का आदान प्रदान होगा। ये लोग संवाद करेंगे और ये काम क्या होगा? निरंतर होता रहेगा। तो अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन जन्म लेता है। एक उदाहरण है, एक लड़का नई नई बाइक खरीदता है और उसको अभी बाइक चलाना नहीं आता। उसके अभिभावक उसको किसी खेल के मैदान में बाइक चलाना सिखा रहे हैं। 4-5 दिन सीखने के बाद उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। अब वो ग्राउंड में जाता है, बाइक लेके सीखने के लिए चला गया। वहाँ पर ही एक लड़की जो नई नई कॉलेज में आई है, उसको उसके घर वालों ने स्कूटी दिलाई। वो भी अभ्यास के लिए वहाँ पे आई। दोनों ही वाहन चलाने में निपुण नहीं है और घटना घटित होती है, जब दोनों अभ्यास कर रहे थे, आमने सामने आए, दोनों में टक्कर हुई और दोनों गिर गए। अब ये जो घटना है, इसके संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? पहला परिणाम तो क्या होगा कि लड़का और लड़की दोनों गिरे। लड़की को लगा कि इसने जानबूझ के टक्कर मारी है। उसने लड़के के ऊपर आरोप लगाया कि देखो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने मुझे देखकर जानबूझकर टक्कर मारी है। अब लड़का चुप है। उसको लगा दिक्कत हो गई, ये बात घर वालों तक पहुंचेगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक परिणाम तो ये हो सकता है। परिणाम दूसरा भी संभावित बन सकता है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, मैन डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी। दोनों गिरे, लड़का गिरते के साथ ही खड़ा हुआ और लड़की के ऊपर चिल्लाने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुमने मुझे टक्कर मारी है, देखो तुम्हारी वजह से मेरी बाइक में कितना नुकसान हो गया। अब लड़की चुप है, क्योंकि उसको लगा वो अभी गाड़ी चलाने में निपुण नहीं है। हो सकता है उसकी त्रुटि रही हो, वो बेचारी चुप हो जाती है। 2 परिणाम की संभावना। तीसरा परिणाम और होता है। तीसरे परिणाम में दोनों गिरते हैं, दोनों आपस में झगड़ते हैं। लड़का तो कहता है तुम्हारी गलती है, लड़की कहती है तुम्हारी गलती है, और तू मैं की स्थिति बन गई। परिणाम ये भी हो सकता है। परिणाम नंबर 4, दोनों गिरे। गिरने के बाद अपनी अपनी गाड़ी उठाई। लड़के ने लड़की से पूछा आपके लगी तो नहीं? देखो बहन जी, अभी मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। उधर लड़की बोल रही है भैया मेरी भी स्थिति ये है,
4 दिन से पापा ने स्कूटी दिलाई है, अभ्यास कर रही हूँ, लगी तो नहीं। दोनों ने झाड़ा पहुँचा, एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों अपनी अपनी गाड़ी को लेकर चले गए। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, इस घटना में जो 4 परिणाम हुए तो अंत्यक्रिया कैसे हुई? तो मैंने आपको क्या समझाया कि अंत्यक्रिया में 2 पर्सन हैं, आपस में परस्पर आदान प्रदान करते हैं विचारों का, संवादों का, और ये काम निरंतर चलता है। तो आप देखते हैं कि इसमें अंत्यक्रिया कहाँ हुई? पहले परिणाम में नहीं हुई, क्योंकि उसमें लड़की चिल्लाती है, लड़के के ऊपर आरोप लगाती है, लड़का चुप रहता है, वन वे, एक बोला दूसरा चुप रहा। परिणाम नंबर 2, अब की बार लड़के ने लड़की पे आरोप लगाया, लड़की चुप रही, यहाँ भी वन वे है, कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। परिणाम नंबर 3, दोनों में तू मैं हुई है, परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ है, तो अंत्यक्रिया यहाँ पे हो रही है। और नंबर 4, दोनों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्तालाप किया, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई हमें चलाना नहीं आता, तो अंत्यक्रिया यहाँ भी हुई है। तो इस 4 परिणामों में नंबर 3 और नंबर 4, जिसमें 2 वे प्रोसेस था, दोनों ओर से परस्पर अंत्यक्रिया की गई थी, यहाँ परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हो सकता है। तो यहाँ यह अंत्यक्रिया का स्वरूप है। अब आपके मस्तिष्क में यह बिंदु क्लियर हो गया होगा कि अंत्यक्रिया के लिए नेगेटिव पॉजिटिव महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है 3 बातें। 2 लोगों का कम से कम होना चाहिए, दोनों मूक नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे को संवादित करेंगे। और ये संवाद प्रतीकात्मक नहीं होगा, ये संवाद होगा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से। और ये एक बार ही नहीं करना है, कंटिन्यूअस में करना है, निरंतर करना है। इस तरह 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा परस्पर विचारों का आदान प्रदान हुआ, संवाद हुआ, और ये घटना निरंतर चलती रही। इसे हम सोशल इंटरेक्शन के रूप में, अंत्यक्रिया के रूप में समझ सकते हैं। और ये अंत्यक्रिया ही हमको दिखाई नहीं देगी। अब आप उस लड़के से पूछिए कि आज जो घटना हुई, आज आपकी टक्कर हुई, उस लड़की के प्रति आपको कितना गुस्सा है, वो आपको बताएगा नहीं कि 150 ग्राम गुस्सा है, नापा नहीं जा सकता। लड़की ये नहीं कह सकती कि उस भैया ने कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की, कितनी आत्मीयता है, उस आत्मीयता को नहीं नापा जा सकता। लेकिन अगली बार के उनके व्यवहारों से उनके संबंधों का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर लड़ाई का संबंध है तो निश्चित तौर पर वो प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे को चिढ़ाएंगे, ठीक ठाक माहौल है तो सामान्य वार्तालाप कर सकते हैं। तो अंत्यक्रिया में इस तरह संबंधों की एक परिधि छिपी हुई है, संबंध इसमें छिपे हुए हैं, और समाज इन्हीं प्रकार के संबंधों से बनता है। इन संबंधों का अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, ये जो समाज शास्त्र विषय है, ये भारत का विषय है या इसे विदेशों से लाया गया? तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, समाज शास्त्र जो है इसके जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्ट, और कई किताबों में कॉम्टे भी लिखा है, दोनों सही है। ऑगस्ट कॉम्ट फाउंडिंग फादर है, इसके पिता कहलाते हैं। कॉम्ट ने 1838 के अंदर समाजशास्त्र विषय की नींव रखी थी, इसलिए इनको समाजशास्त्र का जनक भी कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? उत्तर आएगा ऑगस्ट कॉम्ट या कॉम्टे इसके जन्मदाता हैं। समाजशास्त्र उद्भव कब हुआ? 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। क्या ऑगस्ट कॉम्ट ने इसका नाम पहले से ही समाजशास्त्र रखा हुआ था? तो ऐसा नहीं है। इन्होंने इस विषय का नाम रखा था सामाजिक भौतिकी, यानी सोशल फिजिक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? एक विद्वान था जिसका नाम है क्वेटलेट। ये श्रीमान जी, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। इन्होंने कहा आप सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामाजिक भौतिकी शब्द इन्होंने पेटेंट करवा रखा था।
अब यहाँ विद्यार्थी समझे पेटेंट का मतलब क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कोई फिल्मी निर्माता कोई नई मूवी बनाता है तो मूवी बनाने से पहले उसका एक नाम पेटेंट करवा लेता है। अब उससे क्या होगा, कॉपीराइट के नियम के तहत कोई दूसरा डायरेक्टर उस फिल्म को उस नाम से नहीं बना सकता। ऐसे ही हमारे शिक्षा जगत में कोई सिद्धांत कोई अवधारणा बनती है तो काउंसिल्स परिषद उस पर मोहर लगाती है। तो सामाजिक भौतिकी शब्द कॉम्ट ने यूज़ तो कर लिया लेकिन उसको जानकारी नहीं थी। ये शब्द क्वेटलेट नामक इस महोदय ने पहले से ही पंजीकृत करवा रखा था। तो उसने कहा कि भैया आप ये नाम नहीं रख सकते। अब आदमी कोई मेहनत करे और अचानक नाम नहीं रख पाए तो उसको चिंता हुई। तो आनंद फानंद में जल्दबाजी में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कॉम्ट ने क्या किया, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस और ग्रीक भाषा के शब्द लोगस को मिलाकर समाजशास्त्र की रचना कर दी 1838 में। अब अच्छा काम हुआ लेकिन आलोचक तो टांग खींचते हैं। एक विद्वान था जिसका नाम है J.S. मिल। इस श्रीमान जी ने बड़ी खूबसूरत आलोचना करी और क्या कहता है, समाजशास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है। बास्टर्ड बेबी, बास्टर्ड बेबी जिसके दो माता पिता हो, जो अवैध है। अवैध कैसे बताया कि अरे एक ऐसा विषय आपने बनाया जिसकी भाषा भी एक नहीं है, आपने लैटिन और ग्रीक से ढूंढ ढांड के सोशियस और लोगस पकड़ के समाजशास्त्र रख दिया। यानी इस सब्जेक्ट का जन्म ही बास्टर्ड तरीके से हुआ है। इसलिए इन्होंने कहा कि यह दो भाषाओं की अवैध संतान है। इन्होंने कहा इसका नाम समाजशास्त्र नहीं होना चाहिए, इथोलॉजी या नीति शास्त्र होना चाहिए। आखिर ये उसके व्यक्तिगत विचार थे। उसने ऑगस्ट कॉम्ट की टांग खिंचाई की थी लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी नाम चेंज करके सोशियोलॉजी किया और समाजशास्त्र का मतलब समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अब यहाँ पे 3-4 प्रश्न बन गए। समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्ट, कब उद्भव हुआ 1838 में, किन किन भाषाओं से मिलकर बनाए, लैटिन और ग्रीक, लैटिन का सोशियस, ग्रीक का लोगस, समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान। समाजशास्त्र विषय के बारे में किसने कहा कि यह दो भाषाओं की अवैध संतान है, जवाब होगा J.S. मिल। इन्होंने इसका नाम नीति शास्त्र रखने का सुझाव दिया था। क्या समाजशास्त्र को प्रारंभिक स्तर पर यही नाम से जाना गया? नहीं, इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा था और ये सामाजिक भौतिकी नाम जो है पेटेंट करवा रखा था क्वेटलेट ने, इसलिए इसका नाम सोशियोलॉजी रखना पड़ा। अब प्रश्न उठता है, भारत में समाजशास्त्र का आगमन कब होता है? भारत में समाजशास्त्र की आधारशिला क्या है? तो देखिए 1914 में स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन लेवल पर, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड पढ़ते हैं, बीकॉम बीएससी बीए, इस लेवल पर समाजशास्त्र विषय को सबसे पहले उस वक्त जो बम्बई विश्वविद्यालय था जिसका नाम मुंबई है, मुंबई विश्वविद्यालय में एक विद्वान थे पैट्रिक गिडिंग्स, इनके नेतृत्व में पढ़ाया गया स्नातक स्तर पर। 14वें स्नातक, 14 से 15, 15 से 16 और 16 से 17। बात आती है 1918-19 का जो दशक था, इसमें स्नातकोत्तर लेवल पर यानी पीजी लेवल पर समाजशास्त्र को पढ़ाया जाने लगा पैट्रिक गिडिंग्स के नेतृत्व में। बाद में इस परंपरा को G.S. गुरिये नामक विद्वान ने आगे बढ़ाया। चूंकि G.S. गुरिये, गोविंद सदाशिव गुरिये नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने समाजशास्त्र को आगे बढ़ाया, इसलिए भारत में समाजशास्त्र का पिता G.S. गुरिये को कहा जाता है। ये प्रारंभिक परिचय है। इसमें 14 में आगमन हुआ, अलग से स्नातकोत्तर 1819 सत्र से स्टार्ट हुआ और पैट्रिक गिडिंग्स मुंबई विश्वविद्यालय में इसको प्रणेता के रूप में रहे आगे बढ़ाने के लिए। और आज स्थिति क्या है? आज भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र पढ़ाया लिखाया जाता है, समझा जाता है।
यह अमूर्त सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। परिचय के रूप में आज मेरी क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं इसके संदर्भ में अन्य चर्चाओं को आपको बताऊंगा। धन्यवाद।